नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना। काल देशना के सीधे सवाल पर आज हमारे मेहमान हैं हिंदू रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल त्यागी जी। कपिल जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे काल देशना में सीधी सवालों पे। हर हर महादेव। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। काल देशना और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी आपसे हमारा सीधा सवाल है जो है कि आपके सोशल मीडिया में जितनी भी आईडी है उन आईडियों में आपके नाम के पीछे हिंदुस्तानी लगा हुआ है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नाम के पीछे हिंदुस्तानी लगाने का आपका मकसद क्या है। कुलदीप जी 2004 में फेसबुक आया, तब मैं फेसबुक पे स्टार्टिंग से ही जुड़ गया था जी। मैंने देखा कि ये एक सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है जो विश्व व्यापक है, पूरे विश्व में इससे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी आईडी जो फेसबुक आईडी है उसी से ही लोगों को पता चल जाए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ क्या, क्योंकि जब मैं अपने विचार उस पर लिखता था तो लोगों को यह भी तो पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति कौन है और कहाँ का है। तो इसलिए मैंने अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लिखा, और जब मैंने हिंदुस्तानी अपने नाम के साथ में अपनी आईडी में लिखा तो आपका जैसा प्रश्न ही मेरे बहुत सारे परिचितों ने मेरे से पूछा और मेरा कई बार उपहास भी करा कि आप ही हिंदुस्तानी हो, बाकी कोई तो हिंदुस्तानी है नहीं। तब मैंने उन्हें बताया कि भैया हिंदुस्तानी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो सोशल नेटवर्किंग है ये पूरे विश्व में है, और मैं चाहता था कि मेरे विचार को पढ़ते ही लोगों को पता चल जाए कि यह व्यक्ति हिंदुस्तान का रहने वाला है और उसका यह विचार इस नेटवर्किंग की तरह से सारे दुनिया में पहुंचे। तो इसलिए मैंने उस समय हिंदुस्तानी लिखा, और उसका सबसे अच्छा जो आज मुझे सुखद अनुभव हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिस समय मैंने हिंदुस्तानी लिखा था तो फेसबुक पर एक भी हिंदुस्तानी नहीं लिखता था, लेकिन आज आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पर हिंदुस्तानी लिखते ही हजारों लाखों नाम ऐसे आ जाएंगे जिनको उन्होंने अपने नाम के पहले या अपने नाम के बाद में हिंदुस्तानी लिखना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है मेरे लिए कि जिस समय मैंने हिंदुस्तानी लिखा उस समय कोई हिंदुस्तानी नहीं लिखता था, लेकिन आज लोग हिंदुस्तानी से ही अपनी पहचान बनाते हैं। और मेरे लिए एक चीज और बहुत अच्छा अनुभव रहा कि लोग बाग कपिल त्यागी को तो शायद ना पहचानते, लेकिन कपिल त्यागी के विचारों को नेटवर्किंग से कपिल त्यागी हिंदुस्तानी के नाम से मुझे पहचानने लगे, मुझे इस नाम ने पहचान दी है। बिल्कुल कपिल जी, अगला हमारा जो सीधा सवाल आपसे है वो है आप हिंदू रक्षा वाहिनी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो मेरा सवाल यह है कि हिंदू रक्षा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस संगठन को बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको इस संगठन का निर्माण करना पड़ा। कुलदीप जी, हिंदू रक्षा वाहिनी की स्थापना 2019 में संदीप मिश्रा जी द्वारा करी गई जी। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा और हमने अनुभव करा कि जो भी हिंदू संगठन चल रहे हैं उनका सिर्फ उद्देश्य है या तो कहीं राजनीतिक पहचान बनाना या लोगों से सिर्फ अपने लिए अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये पदों के लिए उसमें जुड़ना। लेकिन हमने इस संगठन की स्थापना इसलिए करी कि सभी हिंदुओं को हम एक मंच पर ला सकें, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा उद्देश्य था कि समाज सेवा के साथ साथ हम इस देश को अखंड भारत और हिंदुस्तान बनवा सकें ताकि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि हमारे यहाँ इस देश का बंटवारा जैसा कि आप जानते हैं धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन पाकिस्तान तो मुस्लिम देश बन गया, भारत आज भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, जो एक बहुत ही दुखदायी विषय है। और आज तक हिंदुस्तान के लोगों ने यह प्रयास भी नहीं किया था हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनवा दे। तो हमने एक छोटी सी पहल करी है और शुरुआत की है कि हम चाहते हैं कि देश का हर हिंदू इस देश की सरकारों से यह अपील करे कि वह इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। तो उसका माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा विचार सब तक पहुंच जाए और फिर वह एक क्रांति का रूप ले जिसके बाद यह देश हिंदू राष्ट्र बने, ऐसा हमारे संगठन का उद्देश्य है। बिल्कुल। अब मेरा अगला जो सवाल है वो सीधा सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में एक मीटिंग और बैठक करी थी जिसमें वहां के सीएम को आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की इस मीटिंग को वहां के सीएम ने अटेंड नहीं करी। उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कपिल जी? देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले तो यह बहुत दुख का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री कोई बैठक बुला रहा है और किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस बैठक को
नहीं आ रहा, उस बैठक में नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपने बात करी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। मुझे लगता है ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की नहीं। वो मुसलमानों के लिए ही वहां पर काम कर रही हैं और उनका सीधा सा उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी भी रूप में हो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, ऐसा मुझे लगा। और मेरा विचार ये भी है कि आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद जैसे कि पश्चिम बंगाल में घटनाएं घटी, हिंदुओं पर अत्याचार होने से हुए, उस जीत के जोश में टीएमसी के गुंडों ने जो नंगा नाच उस पश्चिम बंगाल की धरा पर नाचा है, वो बहुत दुख का विषय है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त था ममता बनर्जी का। तो मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद, ममता बनर्जी ने हर मंच से हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध करा है। उन्होंने उसके पीछे कोई कारण भी नहीं रहा, लेकिन उन्हें जय श्री राम से भी समस्या है, उन्हें नरेंद्र मोदी से भी समस्या है। और असल में उनकी समस्या जय श्री राम और मोदी से नहीं है, उनकी समस्या हिंदुओं से है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वह प्रधानमंत्री जी की बुलाई हुई बैठक में नहीं आई। जी, अब अगला मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि किसान आंदोलन पर कुछ सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे कपिल जी, कि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, लेकिन उनका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। इसका क्या कारण है और इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कुलदीप भैया, किसान आंदोलन अगर किसानों के हित के लिए हो तो मैं भी उनके समर्थन में हूं, लेकिन इस आंदोलन को देखकर साफ पता चलता है कि ये विदेशी ताकतों द्वारा कुछ फंडिंग के द्वारा ये आंदोलन खड़ा कराया गया है इस देश की छवि खराब करने के लिए। आपने देखा होगा 26 जनवरी को कैसे दिल्ली के लाल किले पर देश के तिरंगे का अपमान करा गया और उसमें कुछ लोगों ने इसे अपना व्यक्तिगत मुद्दा बना लिया है। अगर सरकार आपके सामने बैठकर बात करना चाहती है तो कुछ नेता उस पर अड़िग हैं कि वो जब तक बात ही नहीं करेंगे जब तक ये तीनों बिल रद्द ना हो। तो मैं उन्हें यह भी चेतावनी देना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पे बिल्कुल भी नहीं झुकेगी। अगर कुछ संशोधन चाहते हैं तो उस पर सरकार तैयार है, और क्योंकि देश की जनता इस समय सरकार के साथ है, और जो लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, जिनकी खुद राजनीतिक कोई धरातल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस आंदोलन के द्वारा वो अपनी राजनीतिक भूमि तैयार कर लें, तो वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट करके अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ उल्टे सीधे बयान भी देते हैं। जी कुलदीप कपिल जी, अगला हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि कोरोना महामारी के समय केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग और वैक्सीन ना करवाने का क्या कारण हो सकता है कपिल जी? कुलदीप जी, जैसा कि आपने केजरीवाल सरकार की बात करी, पहले तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर काम करती है, जमीन पर धरातल पर उसने आज तक कोई काम शायद नहीं करा है। क्योंकि मैं भी दिल्ली में कई बार जा चुका, चाहे वो प्राइमरी स्कूलों का रूपरेखा बदलने की बात हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं जिनमें सिर्फ या तो कूड़ा पड़ रहा है या उनमें गंदा पानी, सीवर का पानी भरा हुआ है। और उसका मुख्य कारण यह है कि ये सब मोहल्ला क्लिनिक और ये सब जो कहा गया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए और कागजों पर करे गए हैं तैयार। इसमें लोगों को फायदा नहीं हुआ है। इसमें कुछ लोगों के नाम पर जो सरकार में घोटाले हो रहे हैं उसके लिए ये सब तैयार करा गया। अगर केजरीवाल सरकार धरातल पर थोड़ा सा काम करती तो मुझे लगता है कि आज ये जो स्थिति दिल्ली में पैदा हुई, जैसे तो केजरीवाल ने शुरू में अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहाँ किसी भी बेड की कमी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद उनका स्टेटमेंट आया कि हमें इतने बेड चाहिए, हमें इतनी ऑक्सीजन कम पड़ रही है। और फिर उसके बाद फाइनली गृह मंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को वहां की कमान संभालनी पड़ी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुख का विषय है कि केजरीवाल सरकार कुछ भी धरातल पर काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर पैसा खर्च कर रही है, और जो भी काम करती है उसमें घोटाले के अलावा शायद कुछ नहीं हो रहा है। जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, सीधा सवाल, कि योग गुरु बाबा रामदेव जी ने एलोपैथिक पर एक टिप्पणी करी थी जिससे आयुर्वेद और एलोपैथिक के बीच एक बहुत घमासान वार्ता युद्ध हो चुका है, जो कि इतना बढ़ चुका है कि वो कोर्ट तक पहुंच गया है।
इस पे आपकी क्या राय है कपिल जी? देखिए कुलदीप जी, एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों का कोई आपस में तुलना ही नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथ पे कोई टिप्पणी करी, लेकिन जिस तरह से उसके बाद प्रतिक्रिया एलोपैथ की तरफ से आई है, वो सीधे सीधे मुझे लगता है कि कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही है। आपने देखा होगा इस समय में हर जगह देश में जितने भी एलोपैथिक हॉस्पिटल हैं, उनमें से 90% ने कत्ल खाने खोल लिए हैं। कोई भी सेवा भाव से काम नहीं कर रहा है। दूसरा, उन्होंने लोगों को लूटना, इस आपदा को अवसर बनाया लूटने के लिए। उन्होंने कोई सेवा नहीं करी। और एलोपैथ का कभी भी आयुर्वेद से कोई तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि एलोपैथ अब कुछ सालों से आया है, लेकिन आयुर्वेद कितने लाखों करोड़ों साल से काम कर रहा है। तो जो ये टिप्पणियां और ये जो विवाद खड़ा करा गया है ना, इसके पीछे मुझे लगता है कि राजनीतिक मंशा के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को दबाना और उसको पीछे छोड़ने का, दिखाना, नीचे दिखाने का उद्देश्य है। जबकि रामदेव जी ने एलोपैथ की कमियां बताई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि रामदेव जी ने कुछ गलत कहा, तो वो उसकी अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन इस देश का जो भी व्यक्ति एलोपैथ और योग को जानता है, वो हमेशा रामदेव जी के साथ खड़ा हुआ है। जी कपिल जी, अब अगला मेरा जो सीधा सवाल है वो ये है कि इस महामारी में जो लोग केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि कुछ राज्य हैं वो भी केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन राज्य, उन स्टेट का खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है कपिल जी? निश्चित रूप से कुलदीप जी, किसी पर आप एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ घूम रही होती है। शायद हम लोग ये भूल जाते हैं। हमारे देश के लोग या जो राज्यों के लोग हैं, वो केंद्र सरकार पर, प्रदेश सरकारों पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं? चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, या देश का कोई भी नागरिक हो, हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और सरकारों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सरकारों के पास सीमित संसाधन है, लेकिन उसके बाद भी सरकारों ने जितना अच्छा काम किया है, वो उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता और देश के लोग, मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कुलदीप जी, आप देखेंगे कि सड़कों पर आज लॉकडाउन होने के बावजूद हजारों लाखों गाड़ियां सड़कों पर दिख जाएंगी आपको। जगह जगह भीड़ इकट्ठी देखेंगे, लोगों को मास्क लगाने में दिक्कत है। और अगर पुलिस सख्ताई करती है तो फिर पुलिस का विरोध। मैं कहता हूं, हो सकता है कुछ जगह ऐसी घटनाएं हुई हो कि पुलिस वालों ने भी गलत करा हो, लेकिन अगर पुलिस सख्ताई करे तो सरकार की गलती, और सख्ताई ना करे तो भी सरकार की गलती। तो हमें सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, उसके बाद सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। जी कपिल जी, कपिल जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी सीधे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कपिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, और आप सभी लोगों का, आपके सभी दर्शकों का साधुवाद, क्योंकि आपके इस चैनल के द्वारा जो आज ये इंटरव्यू लिया गया है और ये लोगों तक पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू की सार्थकता तब होगी जब लोग बाग इस विषय को जानें और समझें। और अपनी, जो आपने अंत में मेरे से एक सवाल किया कि देश की जनता की भी कोई जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं कि देश की जनता अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसके साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार के कंधे से कंधा मिला के चले, ताकि इस महामारी से जल्दी ही हम बच सकें। वरना ये और विकराल रूप ले सकती है। इसकी तीसरी लहर के आने से पहले देश की जनता को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव कुलदीप जी। धन्यवाद कपिल त्यागी जी। अभी आप काल देशना पे हिंदू रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल त्यागी जी का सीधे सवाल पर उनका जवाब सुन रहे थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ आपके सामने कुलदीप सोनी फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।